सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए ईपीएफओ की इंग्लिश का हम आपको बता रहे थे। 20 क्वेश्चन आने हैं, उसी में से कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए पहला क्या है, आपको जैसा पता है फिलर होगा आपके फिलर के क्वेश्चन आने हैं। नंबर 1 पे देखिए स्पेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सिंस ही वुड हैव गॉट द प्राइज, स्पेस में क्या भरा जाएगा? हैड ही बीन, हैज़ ही बीन, वुड ही हैव बीन या ही इज। स्पेस में बताना है क्या भरेंगे। देखिए इस प्रकार के वाक्य जो है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। हो सकता है इस तरह के वाक्य आपको मिले, एरर में मिले, तो हम बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। पता है अगर आपको पहले से तो बहुत अच्छी बात है। देखिए होता क्या है कि यदि आप ईमानदार होते, इसको अगर कहना यदि आप ईमानदार होते तो आपको मिल जाता, मतलब ना तो आप ईमानदार हुए और ना आपको प्राइज़ मिला, तो एक कल्पना ही में है। ठीक, तो इसको हम इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं। एक बार देख लीजिए, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। इफ़ यू हैड बीन सिंसियर, ठीक है, क्या क्या बोला? इफ़ यू हैड बीन सिंसियर, यानी यदि आप ईमानदार होते। तो अब कभी जी भी ऐसी कंडीशन हो तो पहला जो सेंटेंस आप बनाएंगे, फिर बनाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। कंडीशन वाला ऐसा वाक्य बनाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और सेकेंड वाला पार्ट बनाएंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव लिखा है, प्लस थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट बनेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, सेकेंड पार्ट बनेगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इफ़, इसको देखिए, इफ़ यू हैड बीन सिंसियर, हैड के साथ थर्ड फॉर्म बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा हुआ है। इफ़ यू हैड बीन सिंसियर, यदि आप ईमानदार हो गए होते तो क्या होता, कॉमा, तो यू वुड हैव लिखा ही है, यू वुड हैव गॉट द प्राइज, तो आपको ये पुरस्कार इनाम मिल गया होता। ठीक, तो यही पर भरेंगे नंबर 1 पर। अब इसमें देखिए क्या है, हैड ही बीन लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है? हैड ही बीन। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इफ़ ही हैड बीन सिंसियर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हैड ही बीन। हैड ही बीन, दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें भी कंडीशन इफ से शर्त आ जाएगी, इसमें भी यदि आ जाएगा। इसमें हैड ही बीन सिंसियर, यदि वह ईमानदार होता। तो परीक्षाओं में एरर से भी संबंधित प्रश्न दे देंगे इसमें। ठीक, तो याद रखना है आपको, फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? आप भरेंगे हैड ही बीन। ठीक, ये ए आएगा पार्ट। यदि वह ईमानदार होता तो उसको पुरस्कार मिल गया होता, ये होगा। चलिए, उम्मीद है आपने सीखा होगा इससे। इसमें इस वाक्य में कई चीज़ें छिपी हुई हैं। तो नंबर 2 वाला वाक्य देखिए, 10 ईयर्स के बाद स्पेस दिया है, फॉर मी टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री, क्या होगा? 10 ईयर्स आर होगा, 10 ईयर्स इज होगा, 10 ईयर्स हैज होगा, या ऑफ टाइम। क्या होगा? 10 ईयर्स इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। 10 ईयर्स क्या है? ये आपका ये है 10 ईयर्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर होगा तो आपका इज ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो 10 ईयर्स इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, हेयर इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो सिंगल यूनिट के रूप में, सिंगल इंटाइटी के रूप में प्रयोग हुआ है 10 ईयर्स। तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है ई 2 नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर वाला बताइए। इफ़ आई यू, ये भी देखिए कंडीशनल शर्त वाले वाक्य। हमने आपको पहला वाक्य कंडीशन वाला बताया था, ये एक और वाक्य आ गया, कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका। देखिए इसमें होगा आपका, सही जानते हैं, ये होगा 3 नंबर वाला। क्यों होगा? यदि किसी चीज़ की कल्पना की जाए, काश मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर बर्ड।
इंग्लिश में आई के साथ हमेशा वाज ही लगता है, ठीक। आई के साथ वेयर कब लगेगा? आई के साथ वेयर तभी लगेगा जब किसी चीज़ की कल्पना की गई। जैसे काश में चिड़िया होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश काश आप काश वाक्य के शुरुआत में लगा दो, या ठीक, काश में ये होता, या ईश्वर भगवान करता मैं ये होता, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इफ़ आई वर बर्ड, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? काश मैं एक चिड़िया होता, यदि मैं एक चिड़िया होता, ठीक। तो आई के साथ आपको क्या लगाना है? वर ही लगाना है इसी कंडीशन में। और नेक्स्ट पार्ट में आपको वुड लगाना है। क्या लगेगा? वुड। समझ लीजिए इसको, नेक्स्ट पार्ट में आपका लगेगा वुड। तो सेंटेंस कैसे होगा? सेंटेंस होगा इफ़ आई वर यू। देखिए, इफ़ आई वर यू, तो आई वुड लव टू एक्सेप्ट द ऑफर। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक। ऐसे इस तरह से वाक्य जो भरने हैं और करने हैं। कंडीशनल वाले 2 सेंटेंस आए, हमने आपको बताया नियम, ठीक। आई के साथ वर लगाइएगा, नेक्स्ट पार्ट में वुड लगाइएगा। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है? माई सिस्टर आस्क्ड मी विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। क्या भरेंगे? इफ़ आई वर भरेंगे, इफ़ आई कुड भरेंगे, वेदर आई शुड बी भरेंगे, वेदर आई विल भरेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो ये पास्ट में भी दिया हुआ है आस्क्ड, तो विल तो भरेंगे नहीं, इसको काट दिए। और वेदर आई शुड भी नहीं भरेंगे। माई, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि क्या मैं जाने का उत्सुक हूँ बाहर पढ़ने के लिए, तो इसमें होगा ए नंबर वाला, इफ़ आई वाज, ठीक। माई सिस्टर आस्क्ड मी, पूछा कि क्या मैं उत्सुक हूँ जाने का, उत्सुक हूँ, तो इस हूँ का हो जाएगा इसमें इनडायरेक्ट में था, वाज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या भरेंगे? नंबर 1 भरेंगे इसमें। नेक्स्ट में आपको सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम। एक्स्ट्राडिशन का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा? एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। तो एक्स्ट्राडिशन का क्या अर्थ होगा? देखिए, इसका अर्थ होता है कि किसी को भी सरकारी रूप से उस जगह से ले जाना जहाँ पर वो अपराध या उस अपराध का दोषी वो पाया गया था, ठीक। जहाँ क्राइम कमिट हुआ था, जिस देश में, जिस जगह पर, उसी जगह पर उस व्यक्ति को ले जाना, ठीक। जो एक्यूज्ड है, एक्स्ट्राडिशन कहेंगे इसको। शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो, इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट इसका होगा डिपोर्टेशन, द एक्ट ऑफ ऑफिशियली सेंडिंग समबडी हु हैज़ बीन एक्यूज्ड फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम टू द कंट्री वेयर द क्राइम वाज कमिटेड। उस जगह पर, उस देश में, उस स्थान पर ले जाना, ठीक। उस स्थान पर ले जाना, उस कंट्री में ले जाना, एक्स्ट्राडिशन कहते हैं उसको, ठीक है। देश के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे क्राइम कहीं हुआ, उस जगह के लिए की अपेक्षा, जैसे किसी दूसरे देश में स्थान पर क्राइम हो गया हो, उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति एक्यूज्ड हो, तो उसी अपराधी को उसी जगह पे ले जाना, ठीक। तो डिपोर्टेशन इसको कहेंगे। 4 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। एक्स्ट्राडिशन का, डिपोर्टेशन थोड़ा टफ था। डेट्रीमेंटल, ये अच्छा वर्ड है, देखिए, है ना, वो वाला तो टफ वर्ड था ज़्यादा। डेट्रीमेंटल का क्या होगा? समानार्थी शब्द। देखिए, आपने सुना ना, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, हार्मफुल। अब आप ईपीएफओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हार्मफुल थोड़े आएगा एग्जाम में, आएगा आपका डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या? हानिकारक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। एक आता है आपका परनीसियस, परनीसियस माने भी होता है हानिकारक, और डिसएडवांटेजियस, नुकसान से भरा हुआ। तो नोट कर लीजिएगा इसको, डेट्रीमेंटल हानिकारक, परनीसियस हानिकारक, ये अच्छे वर्ड हो सकता है पूछ लें। डेट्रीमेंटल हानिकारक है, परनीसियस है, और हार्मफुल तो है ही है, डिसएडवांटेजियस है आपका, ठीक।
चलिए अगला देखेंगे वर्ड कौन सा है, सेम मीनिंग, ये है डिरिसिव। डिरिसिव हम वो वर्ड केवल अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इस वर्ड का आपको बताना है। डिरिसिव बिहेवियर वाज लेट टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। तो डिरिसिव का क्या अर्थ होगा, ये होगा आपका कंटेम्पचुअस, 4 नंबर का होगा कंटेम्पचुअस, 4 नंबर में। तो इस कंटेम्पचुअस क्या होता है, स्क्रॉनफुल फीलिंग और शोइंग दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समबॉडी समथिंग। निरादर का भाव से देखना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को। डिरिसिव मतलब अपमान की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से। स्कॉर्नफुल मतलब घृणा से भरा हुआ, आप कह लो। कंटेम्पचुअस माने घृणा से भरा, घृणा से, तिरस्कार से, घृणा से, तिरस्कार से किसी व्यक्ति या चीज़ के लिए भरा हुआ, उसको कहते हैं हम डिरिसिव। या अमानवीयता का भाव भरा होना किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। हंसी का भाव का भरा होना, मजाक का भाव किसी व्यक्ति के लिए, है ना, मजाक, उपहास का भाव भरा होना कंटेम्पचुअस बोलते हैं। और डिरिसिव बोलते हैं, गरीबों जैसे मान लो अत्यधिक गरीब है तो कंटेम्पचुअस बिहेवियर है, डिरिसिव बिहेवियर है आपका। ऐसे ही वर्ड आएंगे छात्रों। अगला क्या है, अगला है हमारा इंगेजिंग। इंगेजिंग इसका क्या अर्थ होगा, इंगेजिंग। इंगेज तो वैसे तो मतलब व्यस्त रहना होता ही है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आ जाएगा कि नंबर 2 हो जाएगा अपीलिंग, इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट इन वे दैट अट्रैक्ट योर अटेंशन। ऐसा माहौल कि जो आपको आकर्षित करता है, ठीक है, इसको कहेंगे अपीलिंग। चलिए अगला क्या है इसमें, अब आपको बताना है अपोजिट। ठीक, अपोजिट अब बताना है आपको, एंटोनिम। पहला क्या है, इनएडवर्टेंटली, नोट कर लीजिए। इनएडवर्टेंटली का क्या विलोम होगा, विलोम इनएडवर्टेंटली का मतलब हो जाएगा कि ना चाहते हुए भी या गैर इरादतन। आप नोट कर लीजिए इसको, शुद्ध हिंदी मिल गई, गैर इरादतन। ठीक, इनएडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली और बाई एक्सीडेंटली। मतलब बाई एक्सीडेंटली का मतलब कि संयोगवश, संयोगवश, ऐसा संयोग था इसलिए हुआ, ठीक, कोई इरादा नहीं था। तो इन एडवर्टेंटली का अर्थ का विलोम बताना है आपको, गैर इरादतन है, संयोग से हुआ, तो जानबूझकर क्या किया गया, पर्पसली, पर्पसली किया गया, 1 नंबर, जानबूझकर, ठीक। तो इन एडवर्टेंटली बिना इरादे से, और पर्पसली जानबूझकर। चलिए छात्रों, हम तो ईश्वर से कहते हैं कि जो वर्ड्स हम पढ़ा रहे हैं वही आ जाएं। हाँ, अब देखिए तो चांस की बात होती है, ठीक, अपनी तरफ से तो हर शिक्षक प्रयास करता है। अगला है 10 नंबर का, क्या है आपका, इसमें आपको बताना है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल अभी हमने आपको बताया था ना कंटेम्पचुअस, ठीक, उसी का आप इसको सिनोनिम कह सकते हैं। और डिसडेनफुल का मतलब घृणा के साथ, नफरत के साथ, तिरस्कार भाव के साथ, ठीक। डिसडेनफुल, कंटेम्पचुअस बताया था, डिरिसिव बताया था आपको, ये सब सेम मीनिंग है, ठीक, सिमिलियर हैं। तो घृणा के साथ, ठीक, एक अपमान के भाव के साथ, तो इसका अपोजिट होगा रिस्पेक्टफुल, भी 2 नंबर होगा। डिस तो नोट कर लीजिए, डिसडेनफुल, डिसडेनफुल लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है 11 नंबर पे इफिकेसी। इफिकेसी का अपोजिट बताना है, इफिकेसी फिर से लिखे देते हैं, याद हो जाए बार बार इसलिए लिख भी देते हैं आपको। इफिकेसी क्या होगा, इफिकेसी का मतलब तो होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए डिज़ायर्ड इंटेंडेड रिजल्ट। ऐसी ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से आप मनवांछित नतीजे को प्राप्त कर सकते हैं, इसको कहेंगे इफिकेसी, ठीक। इसका क्या होगा, इनइफिकेसी, अयोग्यता, अक्षमता। ऑप्शन नंबर 1 होगा, सरल है ये तो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो सकता है नया हो आपके लिए, देखिए ये जो वर्ड है रिबटल, REBUTTAL, ये नया भी हो सकता है आपके लिए, ठीक। तो रिबटल का मतलब हो जाएगा एन इंस्टेंस ऑफ रिबटिंग एविडेंस, ठीक है,
किसी घटना में हो जाने वाले से में शामिल होने से इनकार करना, ये रिबटल। मतलब किसी अपराध में, घटना में सम्मिलन से इनकार, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। भाई रिबटल मतलब पता है हमने आपको, अस्वीकार करना किसी बात को। हम नहीं थे, हम तो थे ही नहीं हम उस घटना स्थल पर या उस मौके पर। तो रिबटल का हो जाएगा नंबर 3 का एक्सेप्टेंस। चलिए कुछ एरर के प्रश्न आएंगे आपको। एरर के क्वेश्चन को देखेंगे हम। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है किस पार्ट भाग में द मैन, ध्यान से देखिए, ठीक है। द मैन इज, ये तो ठीक है, ठीक। किसी विशेष व्यक्ति की बात कही गई है, मैन के साथ इज लगाया, ठीक है। द एक एक पार्ट ऐसे एरर पकड़िए, पकड़ा करिए। जैसे द मैन इज, इसमें क्या गलती है कोई? मैन के साथ दा लगा है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति की बात कहना, ठीक। और मैन के बाद इज लगा, ठीक। द फाउंडेशनल डायरेक्टर, द फाउंडेशनल डायरेक्टर, ठीक है। इस पार्ट में क्या गलती? दा है, चलो ये भी डायरेक्टर के लिए इनको निश्चितता का बोध करा रहा है, ये भी ठीक है। द फाउंडेशनल डायरेक्टर, देखिए यहाँ पर एरर है। फाउंडेशन डायरेक्टर का अर्थ होगा, फाउंडेशन मतलब जिसने, वो डायरेक्टर जिसने नींव रखी है, नींव रखने वाले डायरेक्टर, कहते हैं ना क्लासरूम। ये कुछ नाउन होते हैं जो कंपाउंड होते हैं ना, 2 शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक। तो फाउंडेशनल डायरेक्टर नहीं होगा, फाउंडेशन डायरेक्टर होगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ फाउंडेशन डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर कैसे हैं वो फाउंडेशन डायरेक्टर है, तो फाउंडेशनल नहीं गलत है, 2 नंबर में ही आपकी देखिए गलती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करिए क्या पकड़ने की वाक्य क्या दिया हुआ है। पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स, इसको देखिए, क्या इस पार्ट में गलती है? ए में, पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, सही है। आर कमिंग इन, ठीक, विद ए लिटिल हेल्प फ्रॉम NGO, ये आपका यहीं तक दिया हुआ है। ये आपका कैसा वाक्य है? ये नो एरर वाला वाक्य है, ठीक। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर आर कमिंग विद ए लिटिल फ्रॉम NGO, ठीक, ये नो एरर वाला वाक्य है, तो ये तो सही हो गया आपका, ठीक। अच्छा अगले वाले में कोशिश करिए बताने की। विद्यार्थी 2 हमने आपको क्वेश्चन बताए एरर के, ठीक है। इन 2 वाक्यों में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये वाक्य हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन हम बताना चाह रहे थे वो इसमें आए नहीं हैं। चलिए अच्छा आप क्वेश्चन ये देख लेंगे, ठीक, एरर के बाद बता देंगे। आपको फ्रेजल नंबर बता देते हैं, ठीक। चेंज योर ट्यून, चेंज योर ट्यून को क्या क्या बोलेंगे? चेंज योर ट्यून का सही अर्थ क्या होगा बताइए? अपना ट्यून बदल देना, क्या? टू चेंज योर ओपिनियन कम्प्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एन एडवांटेज। पहले सोचा को कहा, फिर ट्यून बदल देना कि उसमें जो हमने बदला उसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था, तो आपका 3 नंबर आएगा। ब्लू ब्लड, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आएगा परीक्षा PFO में ब्लू ब्लड बहुत आएगा। देखिए मेरी उम्मीद है ब्लू ब्लड आना चाहिए। तो ब्लू ब्लड क्या है? ब्लू ब्लड का मतलब होता है ए पर्सन ऑफ नोबल बर्थ, उच्च कुल में जन्म लिया। हाँ, उच्च कुल में जन्म लेना को कहते हैं ब्लू ब्लड। तो क्या होगा? बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक है। बड़े बड़े घर के जो है नामी लोगों के बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उसको वो ब्लू ब्लड है। अगला देखेंगे, कट द क्रैब, क्या है? कट द क्रैब, कट द क्रैब को क्या कहेंगे? गेट टू द पॉइंट, स्टेट द रियल सिचुएशन। बिल्कुल सही पॉइंट पे आना, नोट कर लीजिएगा, ये नोट करते रहिए। जितनी चीज़ सिनोनिम हम बता रहे हैं, एंटोनिम है आपके, और एरर संबंधित वाली चीज़ें बता रहे हैं आप, तो कम ही बताए। और ये सब हो सकता है दे दें परीक्षा में, हमारी उम्मीद है कि जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा। और क्या है? कट द क्रैब का अर्थ है नंबर 1, एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, ठीक है। बदतमीज़ी से किसी को रोक देना कि वो चीज़ मत कहना है जो गलत है, ठीक है, जो गलत है वो नहीं कहना।
नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, ही मेक्स ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई का क्या अर्थ होगा? ऑन द फ्लाई, ऑन द फ्लाई को कहेंगे हम क्या? नंबर 1 एक, ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। ऑन द फ्लाइज का मतलब ही डिसाइड्स क्विकली, वो तुरंत तेज़ी से निर्णय लेता है बिना कोई गंभीरता के, तो उसको कहेंगे ऑन द फ्लाइज। ऑन द फ्लाइज, बिना सोचे समझे किसी बात का निर्णय ले जाना है, उसको कहेंगे ऑन द फ्लाइज। ठीक, चलिए हम ये दोहरी रिवीजन करा दें। चेंज योर ट्यून, किसी बात को बदल लेना, तुरंत निर्णय, नंबर 3 है इसका। ब्लू ब्लड, शाही परिवार में जन्म लेना। कट द क्रैब, किसी बात को कहने को रोकने के लिए असभ्य तरीके से मना कर देना क्योंकि वो सही नहीं है। ठीक, अगर ऑन द फ्लाइज का मतलब होगा कि बिना सोचे से बिना गंभीरता से किसी निर्णय को ले लेना। ठीक, कोई काम को बिना सोचे समझे कर लेना, कहेंगे ऑन द फ्लाई। चलिए विद्यार्थियों, ईपीएफओ का ये आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और इसी तरह से इंग्लिश में हम आपको बताते रहेंगे। लेबर लॉ का भी शुरू कर दिया है अब तो। ठीक, लेबर लॉ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए, नई नई चीज़ें हम लोग बताते रहेंगे जो परीक्षा में आपकी आएंगी ईपीएफओ के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।